तो सभी छात्रों का स्वागत है और आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके नीचे एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो नोट्स में हम ये सब चीज़ें एक के बाद एक करने वाले हैं। इसके जस्ट पहले यदि आप देखो तो हमने जो है एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया है और एक ये वाला भी किया है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तो ये दोनों आप सीख जाओगे। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब हम ये वाला न्यूमेरिकल सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना होगा ताकि हमें ये पूरा अच्छे से समझ में आ सके। देखो इसमें क्या लिखा है कि एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक है। तो मान लो कि एक धात्विक क्रिस्टल जालक है, ये समझो धातु का बना हुआ पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक है। अब क्रिस्टल जालक के अंदर आप ये देखो कि ये छोटे छोटे से जो आपको दिख रहे हैं, मैं इस पर फोकस करता हूँ। ये देखो ये छोटे छोटे से मान लो 1 2 3 4 5 6 ये छोटे छोटे से जो आपको दिख रहे हैं ये यूनिट सेल कहलाते हैं। और सभी यूनिट सेल एक के बाद एक लगा देते हैं तो ये पूरा क्रिस्टल जालक बन जाता है। तो बताओ ये छोटे छोटे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इकाई सेल या इन्हें हम कहते हैं एकक कोष्टिका। तो ये एक के बाद एक रखे हुए हैं जिनसे पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, वापस आते हैं। इकाई कोशिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई जो हमें दी गई है वो है 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब इसका क्या मतलब है? इकाई कोशिका, देखो ध्यान से समझना, ये जो आपको पूरा क्रिस्टल जालक दिख रहा है इसके किनारे की लंबाई नहीं दी गई है हमें, इसके किनारे की लंबाई नहीं दी गई है हमें। तो एक छोटे से यूनिट सेल के किनारे की लंबाई ये हमें दी गई है। ठीक है, ये हमें लंबाई दी गई है। अब फिर से फोकस करते हैं इस पर। हमें प्रत्येक किनारे की लंबाई तो पता चल गई है कि 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। अब 200 ग्राम धातु में ये मान लो पूरी 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम धातु में कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? कोशिकाओं मतलब सेल, मतलब यूनिट सेल। ये 200 ग्राम धातु है तो आपको ये पता करना है कि इसमें कितने सेल, ये यूनिट सेल कितने लगे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 15 16 कितने हैं, ये हमें पता करना है। तो हमें ये समझ में आता है कि ये पूरा जो 200 ग्राम धातु का क्रिस्टल है इसमें कितने यूनिट सेल हैं ये हमें पता निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि हमें जब भी संख्या पता करनी हो, क्या पता करनी हो? संख्या पता करनी हो कि टोटल कितनी है, तो इसके लिए सूत्र है आयतन बटे आयतन। तो आयतन से आयतन कट जाएगा, आयतन से आयतन क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो संख्या आ जाएगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आयतन बटे आयतन का मतलब क्या होगा? आयतन बटे आयतन का मतलब कि इसका कुल आयतन, पूरी 200 ग्राम धातु का कुल आयतन। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुल आयतन, और बटे में आपको एक छोटी सी कोशिका का आयतन, मतलब एक इकाई सेल का आयतन। तो आप यहाँ पे लिखोगे इकाई सेल का आयतन। तो कुल आयतन मतलब 200 ग्राम धातु का आयतन हम निकाल लेंगे और इकाई सेल का आयतन निकाल लेंगे, आपस में बटे में करेंगे तो हमें पता चल जाएगी संख्या। किसकी संख्या? कि कितने यूनिट सेल से मिलकर ये पूरा क्रिस्टल जालक बना हुआ है। बताओ समझ में आया कि नहीं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? कुल आयतन निकालना पड़ेगा। तो कुल आयतन कैसे निकालेंगे इस 200 ग्राम? तो देखो हमने घनत्व का सूत्र पढ़ा हुआ है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जैसे कि आपको पता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हम आयतन निकालना चाहें तो आयतन यहाँ पे पहुंचा देंगे, अगर हम आयतन का सूत्र बनाना चाहें तो आयतन को यहाँ पे पहुंचा देंगे तो घनत्व नीचे आ जाएगा। तो आयतन का नया फॉर्मूला क्या बनेगा? आयतन बराबर बनेगा द्रव्यमान और बटे में क्या बनेगा? बटे में बनेगा घनत्व। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो आयतन बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान यदि हमें पूरी इसका पता है और अगर हमें घनत्व पता है तो हम इसका कुल आयतन निकाल पाएंगे। तो बिल्कुल हमें इसका टोटल द्रव्यमान पता है, कितने ग्राम की है बताओ? 200 ग्राम धातु में, तो ये टोटल कितना है? 200 ग्राम। तो द्रव्यमान कितना लिख लोगे? 200। घनत्व कितना है? घनत्व इसमें हमें दिया गया है तो हम घनत्व बटे में कर लेंगे।
तो ऐसे हम इसका टोटल कुल आयतन निकालेंगे। अब इकाई सेल का आयतन कैसे निकालेंगे? अब चूंकि इसमें लिखा है कि क्रिस्टल जालक घनीय है, घनीय का मतलब घन के आकार का, तो इकाई सेल का आयतन मतलब एक यूनिट सेल के किनारे की लंबाई हमें दी गई है, देखो ये दी गई है, तो हमें भुजा दी गई है ना 2 × 10⁻8, और भुजा का घन कर देंगे तो इकाई सेल का आयतन आ जाएगा। तो ये हमने ऊपर अभी समझा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोनों का, और जो आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, देखो अलग अलग तरीके हैं समझाने के, लेकिन बात वही है, आंसर वही आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सॉल्व। अब देखो इसमें हमें सबसे पहले जो दिया गया है किनारे की लंबाई दी गई है, ठीक है। इकाई कोशिका के, देखो इसमें लिखा भी है कि इकाई कोशिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई, तो हम सबसे पहले तो यही लिखेंगे यहाँ पे कि इकाई, ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में, इकाई कोशिका के प्रत्येक, और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो भी आप अच्छे से हल कर पाओगे रफ में। इकाई कोशिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो यहां से प्रत्येक किनारे की जो लंबाई है इसे हम a से दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये घन की भुजा होगी जो इकाई कोशिका है, इसका प्रत्येक किनारा, ये देखो ये, तो इसकी जो लंबाई है वो है 2 × 10⁻8 सेंटीमीटर। तो इसको एक काम करेंगे, अब हम यहाँ पे इकाई कोशिका का आयतन निकाल सकते हैं। तो हम, क्योंकि हमें एक किनारे की लंबाई दी गई है, भुजा है, तो भुजा का घन कर देंगे तो किनारे की लंबाई आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इकाई कोशिका का आयतन। तो इकाई कोशिका का आयतन मतलब एक भुजा का घन मतलब a घन। तो a का मान कितना है? 2 × 10⁻8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 10⁻8, और इसका भी क्या कर देंगे? इसका भी घन कर देंगे। तो अब ये सेंटीमीटर घन में आएगा जो कुछ भी आएगा। तो देखो 2 का घन क्या होता है? 2 × 2 × 2 यानी कि 8। तो इसका 8 लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। और देखो ये घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 8 तिया 24, तो 10 पर कितने की घात आ जाएगी? 24 की घात आ जाएगी, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर घन में। तो ये देखो ये इकाई कोशिका का आयतन हमने निकाल लिया है, जो कि हमें सूत्र में ज़रूरत पड़ेगी इकाई कोशिका के आयतन की। अब कुल आयतन निकालना है, तो हम लिखेंगे कि 200 ग्राम धातु का आयतन, क्योंकि धातु कितनी है? 200 ग्राम। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि 200 ग्राम धातु का आयतन, यानी कि कुल आयतन, क्योंकि कुल 200 ग्राम ही धातु है ना, तो 200 ग्राम धातु का आयतन क्या होगा? तो आयतन का हमने फॉर्मूला क्या बनाया था? ये देखो, घनत्व के फॉर्मूले से आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहाँ पे हम वही लिख लेंगे कि द्रव्यमान और बटे में कर देंगे घनत्व, ठीक है। तो ये आपको कर लेना। अब देखो ध्यान से, द्रव्यमान कितना है? 200 ग्राम है, ठीक है, 200 है, और घनत्व कितना दिया गया है? 2.5। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2.5 ग्राम। ये सब यूनिट लिखने की ज़रूरत है नहीं है, आयतन निकाल रहे हैं। तो देखो ये दशमलव हटाना है तो ऊपर एक 0 बढ़ा दो, तो 200 की जगह पर 2000 कर देना, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में 25 आ जाएगा। तो 25 एकम 25, और 25 अट्ठे 200, और 0 ये, तो कितना आ गया? 80। तो 200 ग्राम धातु का आयतन है 80 सेंटीमीटर घन। तो ये देखो ये 200 ग्राम धातु का आयतन आ गया, और ये आ गया इकाई कोशिका का आयतन। तो अब इकाई कोशिकाओं की संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इकाई कोशिकाओं की संख्या, इकाई कोशिकाओं की संख्या। ओके, तो इकाई कोशिकाओं की संख्या लिखेंगे, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? सूत्र मैंने आपको क्या बताया था कि संख्या का सूत्र होता है आयतन बटे आयतन, लेकिन आयतन बटे आयतन मतलब कुल आयतन बटे इकाई कोशिका का आयतन, ठीक है। ये ही अगर आपको याद है, तो अगर ये सवाल आता है इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें संख्या वगैरह इकाई कोशिका की ज्ञात करनी हो, तो कुल आयतन बटे इकाई कोशिका का आयतन, ऐसे आप कर देना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कुल आयतन बटे इकाई कोशिका का आयतन। कुल आयतन कितना है? कुल 200 ग्राम धातु का आयतन है 80, तो यहाँ पे कर दिया 80 बटे इकाई कोशिका का आयतन कितना है? 8 × 10⁻24। तो यहाँ पे कर दिया 8 × 10⁻24। तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा? इस 10⁻24 को ऊपर ले जाओ, और 8 से
8 कैंसिल हो गया तो 10 बचा, 8 धाम 80 क्योंकि, तो 10 बचा ऊपर, तो 10 और गुणित ये 10 पे -24 ऊपर जाएगा तो ऋण की घात धन में बन जाएगी, यानी 10 पे 25 की घात आ जाएगी। आया समझ में कि नहीं? 10 पे 25 की घात बन जाएगी। अब यदि हमें इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, मतलब एक अंक बाद दशमलव लगा के, तो अभी दशमलव यहाँ माना जाता है, इस दशमलव को खिसका के यहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे कि नहीं करोगे, तो कितना आएगा 1 दशमलव। और दशमलव यदि एक ट्रिक बनाओ, दशमलव यदि बाहर की ओर जाए तो घातें बढ़ती हैं, और दशमलव यदि अंदर की ओर आए तो घातें घटती हैं। अगर दशमलव बाहर की ओर जाता है, फिर से समझ लो, यदि दशमलव बाहर की ओर जाता है, यदि दशमलव बाहर की ओर जाता है तो घातें बढ़ती हैं। जैसे हमारा ज्ञान, यदि हम किसी को बांटते हैं, बाहर की ओर ले जाते हैं, तो हमारा ज्ञान क्या होता है? बढ़ता है। वैसा ही समझो, यदि दशमलव है और दशमलव को यदि बाहर, ये समझो बाहर है, और अगर कहीं यहाँ से दशमलव यहाँ ले जाते तो अंदर हो जाता। तो इसी ट्रिक से आप पूरे के पूरे सवाल अच्छे से कर पाओगे। तो ये समझो कि ये दशमलव यदि यहाँ से बाहर ले जाते हैं तो घातें क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब दशमलव यहाँ से खिसक के एक अंक यहाँ पे आया तो 1.0 हो गया, तो एक घात बढ़ेगी। जितने अंक खिसकेगा उतनी घात बढ़ेगी। तो 10 पर कितने की घात आ जाएगी बताओ? 10 पर 26 की घात आ जाएगी। तो 1.0 गुणित 10 पे 26 की घात संख्या आ गई। मतलब इतने इकाई कोशिकाएं हैं। अब 10 पे 26 की घात का मतलब ये है कि एक के बाद 26 जीरो, मतलब करोड़ों से भी ज़्यादा, मतलब अरबों खरबों, पता नहीं कितने अरबों खरबों की एक संख्या में इकाई कोशिकाएं वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, इसको कर सकते हैं आप खुद से अच्छे से। एक बार प्रैक्टिस कर लो इसकी, बिल्कुल बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अपने नोट्स में नोट्स बनाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और सब चीज़ें समय से हो जाएंगी। टेंशन मत लेना। कई बच्चे कह रहे हैं सिलेबस होगा कि नहीं होगा, नोट्स से पढ़ रहे हैं, बहुत ही जल्दी होगा, टेंशन मत लो। अभी थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके प्रॉपर नोट्स आते रहेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताया करो। एक बच्चे को संकुलन दक्षता का जो डेरिवेशन है, कौन सा वाला था मैं दिखा देता हूँ, शायद ये जो त्रिभुज वगैरह मैंने लिए थे यहाँ पे कुछ, तो वो कुछ समझ में नहीं आया था कि समकोण त्रिभुज कैसे आया। तो हालांकि मैं बता देता हूँ कि ये समकोण बनता है, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये उस डायरेक्शन में, वहाँ पे समझ में आया कि नहीं? तो ये जो त्रिभुज है ये उस डब्बे के अंदर वैसे अंदर बन रहा है ऐसा, ठीक है? मतलब ऐसे समझ लो, इस डायरेक्शन में। तो ये समकोण त्रिभुज ऐसा है, सामने से तो नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसे में अगर आप कल्पना करोगे तो उस त्रिभुज को उस तरफ मुंह करके वो बना हुआ है, ठीक है? तो ऐसा है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मैं अलग से उसका जो है वीडियो बना दूंगा। और नोट्स तो आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे नोट्स बन रहे हैं, और आपकी जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है। देखो पूरा चैप्टर जो है हमने कंप्लीट किया है, और इसमें से कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है। एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ बाहर नहीं जाने वाली है। इस बार आप बहुत अच्छे अंक लेकर आओगे। यहाँ जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे अंक लेकर आते हैं, और हर बार मेरिट में मतलब कि 90+ अंक ही आते हैं। अगर 100 नंबर की बात करें तो 90 से ऊपर ही अंक आते हैं। और फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्षमता वाले हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कि चीज़ों को कितना एनालिसिस करते हैं, कितना उनका विश्लेषण कर पाते हैं, है ना? क्योंकि खुद से विश्लेषण भी करना ज़रूरी है। ये नोट्स तो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम रिवीजन अच्छे से कर पाएँ, है ना? और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवाइज कर पाएँ, इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी है। अभी थोड़ी हम लोगों की स्पीड स्लो है, और धीरे धीरे करके और अच्छा पढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो जैसे ही समय बीतता जाएगा हम लोग अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी हम जो है इसका जो क्वेश्चन ये वाला है, इसको भी हम अलग से करेंगे, तो ये करके देख लो, ठीक है? चलो।